हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 में भूगोल में लेसन 10 पढ़ेंगे। तो लेसन 10 है भारत, मृदा, वनस्पति एवं वन्यजीव, यानी कि भारत की जो भारत में पाई जाती है मिट्टी, वनस्पति और वन्यजीव, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपने अपने आसपास की मिट्टी को देखा है, यह कहीं कंकड़ पत्थर से युक्त तो कहीं चिकनी, कहीं भुरभुरी तो कहीं रेतीली या फिर रवेदार होती है। इन्हीं अलग अलग मिट्टियों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसी प्रकार भारत जैसे विशाल देश में भी भांति भांति की मिट्टियाँ और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो आइए जानें मृदा यानी कि मिट्टी। मृदा किसे कहते हैं? मिट्टी को। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर महीन कणों से बनी हुई पतली परत मृदा यानी कि मिट्टी कहलाती है। तो आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं भारत मृदा के मुख्य प्रकार। यहाँ पर ये भारत में जो है कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पर कौन सी मिट्टी है, तो वो जो है आप देख सकते हैं पर्वत और वन। यहाँ पर जो है क्या है? पर्वत और वन है। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी, आप ग्रीन कलर से यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी, जहाँ पर लाल क्षेत्र है, लाल रंग से क्षेत्र भरा हुआ है, यहाँ पर जो है लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद है काली मिट्टी, तो यहाँ देख सकते हैं इस क्षेत्र में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगला जो सफ़ेद भूभाग है, यहाँ पर जो है लेटेराइट, कौन सी? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद ये जो भाग है यहाँ पर पीले कलर से, वो शुष्क भाग है। तो आप जो है इस चित्र से जो है समझ सकते हैं कि भारत के किस भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसमें महीन धूल कणों के अलावा रेत, बजरी, कंकड़, पत्थर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष भी पाए जाते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। यह मृदा को अधिक उपजाऊ बनाता है। भारत में अनेक प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। तो आइए जानें कि कौन कौन से प्रकार की मृदा यानी कि मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ यानी कि एलुवियल सॉइल। यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। यह नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए महीन मलबा के जमाव से बनती है। भारत का उत्तरी विशाल मैदान इसी मिट्टी से बना है। यह मैदान गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए मलबों के जवाब से निर्मित है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में इसका जमाव है। इस मृदा में गेहूं, चावल, गन्ना आदि फसलों की खेती की जाती है। उसके बाद है काली मृदा यानी कि ब्लैक सॉइल। यह मृदा भारत में ऐसे भूभाग पर मिलती है जहां प्राचीन काल में लावा का जमाव हुआ था, यानी कि जहां पर ज्वालामुखी निकला होगा। लावा की चट्टानों के टूटने फूटने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ। इसे कपासी या फिर रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का रंग काला होता है। यह कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। अगला है लाल या पीली मृदा, रेड येलो सॉइल। इस मिट्टी का निर्माण प्रायद्वीपीय पठारी भाग में पुरानी चट्टानों के टूटने से हुआ है। इनका रंग लाल पीला होता है। ऐसी मिट्टी गर्म और सूखे भागों में पाए जाने के कारण कम उपजाऊ होती है। उर्वरकों यानी कि खाद एवं सिंचाई की मदद से इसमें अच्छी फसल उगाई जा सकती है। उसके बाद है लेटेराइट मृदा। भारत में यह मिट्टी गर्म और अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है, यानी कि जहाँ अधिक बारिश होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा के पोषक तत्व पानी में घुलकर रिस कर नीचे चले जाते हैं, यानी कि रिसते हैं और नीचे चले जाते हैं। पोषक तत्वों के अभाव में यह मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। भारत में यह मिट्टी केरल के मालाबार यानी कि पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार और उत्तरी पूर्वी राज्यों में मिलती है। इस मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, काजू आदि की बागानी कृषि की जाती है। अब नेक्स्ट है मरुस्थलीय या फिर शुष्क मृदा यानी कि डेजर्ट सॉइल। भारत में यह मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत के राजस्थान के पश्चिमी भाग और गुजरात के कुछ भागों में इसका विस्तार है। यह रेतीली और नमकीन होती है। इसमें नमी बहुत कम होती है। इस मिट्टी को सिंचाई करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई करके पश्चिमी राजस्थान में गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। अब उसके बाद है पर्वतीय मृदा यानी कि माउंटेन सॉइल। भारत में इस मृदा का विस्तार पर्वतीय और पहाड़ी भागों में पाया जाता है। यह मृदा ढालों पर पतली परत के रूप में होती है, जबकि पर्वतों की घाटियों में मृदा की मोटाई अधिक होती है। इसी मृदा पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं तथा कहीं कहीं सीढ़ीदार खेतों में खेती की जाती है। इन्हें भी जाने। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। इससे मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है।
मृदा अपरदन को रोकने और उसके उपजाऊपन को बनाए रखना मृदा संरक्षण कहलाता है। अब आगे है वनस्पतियाँ, यानी कि यहाँ पर हम वनस्पतियों के बारे में समझेंगे। तो देख सकते हैं पेड़, यहाँ पर ये झाड़ियाँ हैं और यहाँ पर क्या है, ये मिट्टी है और यहाँ ये घास है। आपने अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों, झाड़ियों, घास आदि को देखा होगा। कुछ पेड़ बड़े होते हैं जैसे नीम, आम आदि, गुलाब, बेला, गेंदा आदि के पौधे छोटे होते हैं। कुछ वृक्ष कम टहनियों एवं पत्तियों वाले होते हैं जैसे कि नारियल आदि। हमें पेड़ पौधों को देखना और घास के मैदान पर खेलना अच्छा लगता है। अब आप जो है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की सूची बनाएंगे। यह सब आपके क्षेत्र की वनस्पतियां हैं। वनस्पति का अर्थ है पेड़ पौधों, झाड़ियों, घास आदि का समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो वनस्पति मानव की सहायता के बिना उगती और बढ़ती है वह प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों में जलवायु, मृदा, तापमान एवं वर्षा है। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पर है भारत की वनस्पति। अपने देश भारत में जलवायु, मिट्टी, तापमान और वर्षा की विविधता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों को मुख्य रूप से 5 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन यानी कि ट्रॉपिकल डिसियस फॉरेस्ट। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ यानी कि ट्रॉपिकल डेजर्ट श्रब्स, पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट, ज्वारीय या दलदली वन, टेडियल और मैनग्रोव फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः पश्चिमी घाट तथा देश के उत्तर पूर्वी भागों में मिलते हैं। ये वन इतने घने और ऊंचे होते हैं कि इनमें सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। इन वनों के वृक्ष वर्षा के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिससे ये वन हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। इसीलिए इन्हें सदाबहार वन यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसके मुख्य वृक्ष महोगनी, एबोनी, रबर, रोजवुड आदि यानी कि जो सदाबहार वन हैं इनमें ये जो वृक्ष हैं बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ये वन सामान्य वर्षा यानी कि 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन हिमालय की शिवालिक श्रेणी से लेकर पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों तक फैले हैं। ये वन कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय अधिकांश ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसीलिए इन वनों को मानसूनी वन कहते हैं। तो देख सकते हैं ये हैं सदाबहार वन जो कि पूरे वर्ष जो है हरे भरे दिखाई देते हैं। उसके बाद यहाँ पर है मानसूनी वन। इन वनों में सागौन, साल, आबनूस, पीपल, नीम, चंदन, शीशम, सहतूत आदि के वृक्ष मुख्य रूप से मिलते हैं। ऐसे वन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र में जो है पतझड़ या फिर इन्हें हम मानसूनी वन कह सकते हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ। ये वन कम वर्षा यानी कि 80 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पर 80 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। यह वनस्पति राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा दक्षिण पठार के शुष्क भागों में मिलती है। पानी की कमी को दूर करने के लिए इन वनस्पतियों की पत्तियां कटीली होती हैं। मरुस्थलीय वनस्पतियों में झाड़ियों की प्रधानता होती है। इस क्षेत्र की प्रमुख वनस्पतियां कीकर, खैर, बबूल, खजूर, कैक्टस आती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, कैक्टस के पौधे हैं जो कि वहाँ पर बहुत अधिक होते क्योंकि वहाँ पर बहुत कम बारिश पड़ती है, इसीलिए वहाँ पर कीकर, खैर, बबूल, खजूर, कैक्टस ये सभी जो है मरुस्थल में उगते हैं। उसके बाद है पर्वतीय वन। ये वन पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों को पर्वतों की ऊंचाई भी प्रभावित करती है। यहाँ उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों से लेकर उपोष्ण यानी कि सब ट्रॉपिकल कटिबंधीय सदाबहार शंक्वाकार पर्वतीय वन मिलते हैं। समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है यानी कि शंकु की भांति हो जाता है। ये शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। यहाँ के वृक्ष मुख्य वृक्ष हैं चीड़, पाइन, चेस्टनट, ओक, देवदार तथा मैग्नोलिया है। उसके बाद है ज्वारीय या दलदली वन।
इस प्रकार के वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। ये वृक्ष खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र गंगा नदी का डेल्टा है। यहाँ विशेष रूप से सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, जिससे इन वनों को सुंदरवन कहा जाता है। इन्हें मैंग्रोव वन भी कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ज्वारीय या दलदली वन है ये। अब यहाँ पर जो है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ दी गई हैं, वनस्पति के प्रकार हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्षेत्र के हिसाब से दिखाया गया है कि किस क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, कौन सी वनस्पतियाँ उगती हैं। तो ग्रीन आप देख सकते हैं, जो गहरा हरा रंग है उसमें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। हरे रंग में यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इस सारे क्षेत्र में जो हरे रंग से यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है, इसमें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जहाँ पर पीला क्षेत्र है, पीले रंग से क्षेत्र को दर्शाया गया है, यहाँ पर जो है ये पर्वतीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी पर्वतीय वन पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये लाल रंग में जो दर्शाए गए हैं, यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जहाँ पर नदियाँ डेल्टा बनाती है। उसके बाद है यहाँ देख सकते हैं ये है उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पर्पल कलर से यहाँ दर्शाया गया है। अब यहाँ पर है आपने अपने घर की ऐसी सभी वस्तुओं की सूची अभ्यास पुस्तिका पर बनाएं जो पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त हुई हैं। तो वनों के क्या क्या लाभ हैं? आपने भारत में पाए जाने वाले वनों के बारे में जाना। क्या आप बता सकते हैं कि वनों पेड़ पौधों से हमें क्या लाभ हैं? तो चित्र 10.9 को देखिए और पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं की सूची अभ्यास पुस्तिका पर बनाइए। तो आप इन्हें देखकर कि क्या क्या चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती हैं देखकर जो है आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो इनके अतिरिक्त वनों से हमें अनेक लाभ हैं। तो जैसे कि ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती हैं, कुछ जो जड़ी बूटियां हैं, दवाइयां हैं, वो भी हमें पेड़ों से मिलती हैं। लकड़ी जो है हमें पेड़ों से प्राप्त होती है, वनों से मिलती है, जिससे हम घर बनाते हैं, आश्रय मिलता है। जो वनों में घास उगती है जिससे चारा मिलता है, इससे हमें ईंधन प्राप्त होता है। खेल के सामान लकड़ी से बनते हैं, फर्नीचर बनता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इमारती लकड़ी, रबड़ के पेड़, रबड़ प्राप्त होती है। वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास स्थान है। वनों में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। गोंद और लाख मिलती है, फल प्राप्त होते हैं, शहद मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें पेड़ देते हैं, वन देते हैं। अब यहाँ पर है अनेक उद्योग चलाने हेतु जैसे कि कागज़, दिया सिलाई, साबुन, बूट, पॉलिश माल देते हैं। ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सभी जो है जो कच्चा माल है वो हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। वायु को शीतल एवं मिट्टी को नम रखने में सहायता करते हैं। वर्षा कराने में सहायता करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। इस प्रकार ये मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं, यानी कि मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, बाढ़ को रोकते हैं। पेड़ों की कटाई रोकनी चाहिए, साथ ही पेड़ लगाने चाहिए जिससे पृथ्वी को हरा भरा रखा जा सके। ऐसा करने से हम सभी स्वस्थ रह सकेंगे। मैंग्रोव वन समुद्र तटों को स्थिर रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। अब यहाँ पर आगे है वन्य जीव। आपने अपने आसपास अनेक जानवरों को देखा होगा। कुछ जानवर पालतू होते हैं जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार या शौक के लिए पालते हैं। कुछ जानवर जंगलों में मिलते हैं जिन्हें हम नहीं पालते। ऐसे जानवरों को वन्य जीव कहते हैं, यानी कि जो वनों में रहते हैं। जो चित्र 10.10 को देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर पालतू जानवरों एवं जंगली जानवरों के नामों की सूची बनाइए। तो आप देख सकते हैं जो बंदर है ये कहाँ रहते हैं? वनों में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, पेड़ों पर। तो बंदर जो है कैसा जानवर है? बंदर एक जंगली जानवर है। कैसा जानवर है? जंगली जानवर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ देख सकते हैं ये है गैंडा जो कि जंगली जानवर है। नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं ये है कुत्ता। तो कुत्ता कैसा जानवर है? ये पालतू है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कौन सा जानवर है? ये है यहाँ पर चीता। तो चीता जो है जंगली जानवर है। नेक्स्ट पिक्चर में है खरगोश। तो खरगोश जो है वो जंगली है। यहाँ पर देख सकते हैं ये है लोमड़ी। तो लोमड़ी भी कैसा जानवर है? ये है जंगली। उसके बाद यहाँ पर है गाय। तो गाय जो है गाय पालतू जानवर है। भैंस जो है ये भी पालतू जानवर है। अगली पिक्चर में है बाघ। तो बाघ कैसा जानवर है? ये जंगली है, यानी कि जंगलों में रहता है।
उसके बाद में देखेंगे बकरी। तो बकरी कैसी जानवर है? बकरी पालतू है, इसे घर पर पाला जाता है। ये है हाथी। तो हाथी भी कैसा है? जंगली जानवर है। नेक्स्ट पिक्चर में है घोड़ा। तो घोड़ा जो है कैसा है? पालतू जानवर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है चित्र 10.10 वन्य एवं पालतू पशु। यहाँ देख सकते हैं वन्य यानी कि वन में रहने वाले जीव और पालतू पशु, तो दोनों दिए गए हैं। इनके जो है आपको एक लिस्ट बनानी, एक सूची बनानी है अपनी नोटबुक में। पालतू जानवर हम सभी के बीच बस्तियों में रहते हैं, लेकिन वन्य जीवों को रहने के लिए वनों की आवश्यकता होती है। वनों के लगातार कटने से वन्य जीवों के जीवन का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस कारण ही वनों में रहने वाले पशु पक्षियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। जैसे पशुओं में बाघ, सफ़ेद हाथी, काला हिरन, शेर आदि। इसी प्रकार पक्षियों में गिद्ध, गौरैया, सारस, कौआ आदि की संख्या भी निरंतर कम होती जा रही है। वन्यजीव हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, जैसे कि गिद्ध पक्षी मरे हुए पशुओं का मांस खाकर वातावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं, किंतु इनकी संख्या भी बहुत कम हो गई है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों एवं पक्षी विहारों की स्थापना की गई है, जिनमें वन्य जीव सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क वह क्षेत्र जहां शिकार और चराई पूर्णतः बंद होती है, यानी कि वहां पर जो है उस क्षेत्र में ना तो आप शिकार कर सकते हैं और ना ही अपने पशुओं को वहां पर चराने के लिए ले जा सकते हैं। वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वह क्षेत्र जहां अनुमति के आधार पर नियंत्रित चराई की जा सकती है। पक्षी विहार यानी कि बर्ड सेंचुरी वह स्थान जहां पक्षी स्वतंत्र रूप से अपने भोज्य पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र को देखकर हमारे देश भारत में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों, पक्षी विहारों तथा अभयारण्यों की सूची अपनी अभ्यास पुस्तिका पर बनाइए। तो आप जो है ये चित्र 10.11 को देखकर बनाएंगे। इनके सामने संबंधित प्रदेश का नाम भी लिखिए। जंगलों में कुछ शाकाहारी तथा कुछ मांसाहारी पशु पक्षी होते हैं। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का पहला सप्ताह वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो आइए इन्हें भी जानें। शाकाहारी, तो शाकाहारी किसे कहते हैं? वे जीव जिनका भोजन वनस्पतियों पर आधारित होता है शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा आदि। मांसाहारी किसे कहते हैं? जो जीव शाकाहारी जानवरों का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे कि शेर, भेड़िया आदि। और भी जानिए। भारत को मसालों का घर कहा जाता है। विश्व के फलों के उत्पादन में भारत का 10वां हिस्सा है। एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। असम के जंगलों में हाथी तथा गैंडे पाए जाते हैं। केरल और कर्नाटक में भी हाथी पाए जाते हैं। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। प्रवासी पक्षी, कुछ पक्षी जैसे कि पेलिकन, साइबेरियन सारस, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, पिनटेल, बत्तख इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन सारस साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक रहते हैं। अब यहाँ पर इसमें आए हुए कुछ शब्द जिनके हम अर्थ जानेंगे। शब्दावली है यहाँ पर। उष्ण का मतलब होता है गर्म। मानसूनी यानी कि मौसमी। शंक्वाकार का अर्थ होता है शंकु का आकार। उपोष्ण कहते हैं कम गर्म। उष्ण गर्म और उपोष्ण कम गर्म। मरुस्थल यानी कि सूखा क्षेत्र। सदाबहार हमेशा हरे भरे रहने वाले को सदाबहार कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वन्य प्राणी संरक्षण। तो ये जो है जीव संरक्षण कहाँ कहाँ पर, कौन सा अभयारण्य है, पक्षी विहार है, राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। अभयारण्य कहाँ कहाँ पर है आप देख सकते हैं। जहाँ पर सर्कल है वहाँ पर अभयारण्य है, जहाँ पक्षी विहार है स्टार बना हुआ है इस नक्शे में। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जहाँ पर ट्रायंगल है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर में। उसके बाद संजय गांधी, कान्हा, सिमलीपाल, यहाँ पर देखेंगे कार्बेट। उसके बाद है काजीरंगा। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद है पक्षी विहार। तो पक्षी विहार यानी कि जहाँ पर स्टार है तो वहाँ पर स्टार से दिखाया गया है कि यहाँ पर पक्षी विहार है। तो भरतपुर में जो है पक्षी विहार है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सर्कल से
क्या प्रदर्शित किया गया है? जो भी अभ्यारण्य हैं उन्हें सर्कल से दिखाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजा जी, उसके बाद सरिस्का, दूसरा देख सकते हैं यहाँ पर मानस। तो यहाँ पर जो है इस मानचित्र में सभी अभ्यारण्य हैं, कौन सा कहाँ पर स्थित है, पक्षी विहार कहाँ पर है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.